नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। दोस्तों, हमारा देश जिसमें 16 भाषाएं और 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और न जाने कितनी परंपराओं वाला देश, इसमें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर भाषा बदल जाती है। इसमें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद बस कपड़ों का पहनावा बदल जाता है। इसमें फसलें बदल जाती है। इसमें जो जमीन में से जो पैदा होता है वो सब चीजें बदल जाती है कुछ कुछ दूरी पर जाकर। परंतु इस देश में जब विचार बदलते हैं और विचार एक तरफा होकर और वन साइडेड होकर जब चलते हैं तो उस लोकतंत्र के लिए, उस खूबसूरती के लिए, उस देश की खूबसूरती के लिए खतरा हो जाते हैं जब आपस में विचार टकराने शुरू हो जाते हैं। भारत एक संवैधानिक देश है। इसका संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, तो जो दलित वर्ग से थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मोहम्मदन थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति मोहम्मदन थे। ऐसी खूबसूरती वाला देश, और उस देश में जब संवैधानिक 4 परंपराएं जिन पर खड़ा हुआ है हमारा संविधान, और जब वो लचर होती हैं और जब उनके नीचे की चूलें हिलती हैं, तो ऐसे में देश के लिए खतरा साबित हो जाता है। दरअसल आज मैं आपसे बात करूंगा एक बार फिर से गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया है कि मानता ही नहीं। इनको कितना भी समझा लो, ये नहीं मानने वाले। अरे ओ मेंटल कि नासिर अब्दुल्ला ये बॉलीवुड और क्रिकेटर और ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनको कोई नहीं, कोई परवाह नहीं है जनता। ऑपरेशन सिंदूर के समय बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा ममता काली जी, कुछ कहा आपने सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, है ना। आईपीएल भी चुप रही और बोले हम खेलेंगे, हमको पैसा बनाना है, हम खेलेंगे। वो कहते हैं हम खेलेंगे। अरे किसकी खेल रहे हो? वहां पे पाकिस्तान 26 लोगों को उन्होंने मारा पहलगाम में, आप आईपीएल खेल रहे हो? वाह क्या एक्टिंग। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, या आप मुझे कह रहे हैं कि मान लो भाषण दिए जा रहे हैं आपको 20 मिनट से, बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए आप सालों से, वो यूं नहीं बोलते वो नहीं बोलते। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है आपने अपने दिमाग में एक हल्का सा कीड़ा लगा लिया है। नहीं रही, ठप है, मणिपुर का मसला है। गुजराती जो है ना, ये 2 गुजराती ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो भाई। भाजपा की प्रवक्ता, भाजपा की नई प्रवक्ता का जो चेहरा है वो देखते हुए आप भी नहीं है कांग्रेस में, आतुरता का चेहरा होता है। आपको इतिहास ही नहीं पता। आपको 3री पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ। ये आतुरता का अगर कोई चेहरा होता तो वो ऐसा होता। आज जैसा भाजपा की प्रवक्ता का चेहरा है, आतुरता का चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखता। अगर इनके चरित्र हनन पर आए तो कई सारे मैं चेहरे और नाक नक्शे पे आ गई ना महिमा सिंह, तो रोती भी जाओगी डिबेट से, याद रखना। इन जैसे लोग जो कल तक चक्कर लगाते थे 24 अकबर रोड के, छोड़िए उस पर। मैं 24 अकबर पे चक्कर लगाती थी। गोदी मीडिया ने लगता है अब अपने उसमें, जैसे डेली डाइट होती है ना, कि आप इसको डेली डाइट में, दवा डॉक्टर कहता है इस दवाई को डेली डाइट में आप अपनी में डाल लीजिए, करीब करीब उसी में आ गया है गोदी मीडिया। अब डेली डाइट में आ गया है। दरअसल मुद्दा है वीर सावरकर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वीर सावरकर लड़ना चाहते थे, इसलिए दोनों के विचारों में भिन्नता थी। परंतु कुछ लोग उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर और अपने हिसाब से कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जो उनके हिसाब से चले, और आज उस इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें योगदान दे रहा है गोदी मीडिया। ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है। आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखें?
बताता हूँ। भारत की जो पूरी आज़ादी चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आज़ादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आज़ाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है, और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था। नस्ल पर आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था, या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूँ। वो जेल गए, उन्होंने एक जमाने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूँ कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहाँ पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। लेकिन उस नहीं प्लीज सर, सामने मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप अपनी बात करें, नीचे से नहीं सर, डिस्टर्ब होगा बार बार, आप अपनी बात करें। मैं बोल लूं? आप बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। आप जो कह रहे थे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल बात। मैंने जो कोट किया है वो ब्रिटिश गुप्तचर जो रिपोर्ट है वहां पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उस कार्यक्रम पे, उसमें 26 लोग लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2.6 लोग भी गए होते तो भी मैं सलाम करता इस हिम्मत को कि आप इंग्लैंड में बैठकर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आज़ादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांग कर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। नेहरू के जेल में जलपान भी मिलता था, चाय की चुस्की भी थी, अखबार के पन्ने भी थे, और कलम और कागज जो भी था वो पिता के पत्र पुत्री के नाम के लिए रोशनदान, सारी चीज़ें व्यवस्था भी थी। सावरकर जिसे दो आजीवन कारावास मिला था, 8x8 के कमरे, 6x6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। और जो आदमी मराठी साहित्य का बंकिम माना जाता है, जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूँ, यदि नेहरू को 1 महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते, और नेहरू को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, ये और बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अशोक जी, आप उनकी बातों पर टिप्पणी करा दीजिए। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के ये चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई।
42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उस समय सावरकर जी जो है 2 डोमिनियन स्टेट पे राजी हो गए थे। एक डोमिनियन स्टेट मुस्लिम लीग के साथ था और एक मुस्लिम लीग के पास चला जाए, और एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास चला जाए। सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। तो यहाँ अंग्रेजों की लड़ाई नहीं, चित्रा जी देखिए, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा, और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से आप अपना धैर्य रखिए और अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा, तेवर तो कम नहीं होगा, मेरे ये तक कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। शाबाश। मुझे स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। हाँ, इनको समझा दीजिए कि अपना तेवर थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से प्लीज। ठीक है, अपनी जब मैं बोल रहा हूँ एक साहब वहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक साहब यहाँ से डिस्टर्ब, फिर कहा जा रहा है तेवर नीचे। मैं तो सामने देखे बोल रहा हूँ। ये गलत बात मत बोलिए, ये बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ओके। उनकी बात पूरी हो जाए, अरविंद जी को भी बोलने दीजिए सब प्लीज। ये कोई तरीका नहीं होता है, आप लोग दर्शक हैं, मंच पर मेहमान है, प्लीज सर आराम से। आप लोगों को इतना धैर्य दिखाना होगा कि अगर कोई विरोधी बातें भी कर रहा है तो आप उसको उसी तरह से ग्रहण करें जितना अपनी तारीफों को। इसी वजह से इस मंच को सजाया गया है, प्लीज। शुक्रिया। और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी हमेशा थे, और गांधी ही नहीं, 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ में होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, तो वो किसने किया था? तिलक ने किया था। तिलक का बयान उस समय पढ़िए क्या है। तिलक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभी तक लड़ाई तिकोनी है, एक कोने में मुसलमान है, एक कोने में हिंदू है और एक कोने में अंग्रेज है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो ये सीधी लड़ाई हो जाएगी और हम जीत सकते हैं। और वो भी छोड़ दीजिए, 1857 पर जब आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी किताब लिख रहे थे, तो किताब की जो अंतिम में जब जाते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के समय इस तरह की नफरत ठीक थी, लेकिन आज अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। और वो उन सारे मुस्लिम लीडर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन शिवाजी के उन वंशजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो बहुत क्लियर उनका था उस जमाने में। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक माफीनामा नहीं था कोई। मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है, साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड सब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गया। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूं। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दे। नहीं, मैं उधर वालों कह रहा हूँ ना, कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है। आराम से सर, ठीक है। जिनको बीच में इंटरफेयर करने की ये बीच में बदतमीजी करने की संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम है कि नेहरू की तरफ से आया है या कहां से आया है। तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी, मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है, गजब बेइज्जती है। ये अशोक पांडे जी हैं, इतिहासकार हैं। इनका अपना न्यूज चैनल भी है यूट्यूब पर, आप जाकर इनके यूट्यूब चैनल पर भी इन चीजों को कन्फर्म कर सकते हैं। ये इतिहास की बात करते हैं, परंतु दूसरी तरफ जो बैठा हुआ है, वैसे तो अपने आप को एक प्रोफेसर कहता है कि मैं प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर संगीत रागी, परंतु इसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। इसकी बदतमीजी देखिए आप। हिटलर जी ने एक प्रोपेगेंडा सेट किया था अपने टाइम पे, तो आपने पढ़ा है मैडम जरा सा सभ्यता सीख लीजिए। दूसरा कोई बोल रहा है तो थोड़ा सा
सुन लीजिए, आप जब बोल रही थी तो मैंने बोला नहीं ना बीच में। बताऊंगी तो सही ना, आप बिल्कुल गलत आकर के। अरे भाई आप पढ़े नहीं है तो मैं क्या करूं? नेशनल टीवी पे आकर के आप कुछ भी बोल देंगे। आपको अकल है? आपने पढ़ा है? है अकल? आप पढ़ने का दर्द नहीं है? क्या तमीज है आपको? क्या तमीज है आपको? क्या तमीज है आपको? नहीं पता, उनके साथ जाकर के प्यार में पड़ जाती है। मुझे कह रहे हैं उन लड़कियों को अकल सिखाइए जिनकी आइडेंटिटी नहीं पता और तब लग जाती है। जिसके लिए आप पैसे लेकर के आप धंधा करती है ना, बिल्कुल नहीं। घर की बहू बेटियों को मानवी प्लीज आपकी बेटी करती होगी धंधा। मानवी प्लीज आप लोग क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर? क्या एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है? प्लीज काम डाउन। अब मानवी जी एनजीओ का धंधा चलाइए, एनजीओ का धंधा चलाइए आप। मुद्दे से हम भटक रहे हैं एक दूसरे पर। के लोग हैं ये इस तरीके की बिल्कुल नहीं। घर की बहू बेटियों को प्लीज मानवी प्लीज मानवी जी एनजीओ का धंधा चलाइए, एनजीओ का धंधा चलाइए। क्या आप इसे कहेंगे कि प्रोफेसर है? सोचिए आप, मैंने पहले ही आपसे बताया था, पहले ही अपने वीडियो के पहली शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग भाषा, अलग अलग सोच का देश है ये। तो आप किसी की सोच पर प्रहार इस तरह से नहीं कर सकते। जिस तरह संगीत रागी ने एक महिला को कहा कि तुम धंधा करती हो पैसे लेकर, कितनी गंदी लैंग्वेज है इसकी। और ये है संघ के विचारक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। आप खुद सोचिए, जब ऐसा प्रोफेसर होगा तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। विचारों की लड़ाई है, किसके क्या विचार है, अपने अपने विचार अपने तरीके से प्रकट करता है। जो इस सरकार को सूट करते हैं उन विचारों को गोदी मीडिया उठाता है, जो विचार इस सरकार को सूट नहीं करते उन पर गोदी मीडिया 4 प्रवक्ता, 4 वैसे लोगों को, संगीत रागी जैसे लोगों को बैठाकर उनकी तोता वाली लड़ाई कराता है। उससे उसे फायदा होता है। देश की जनता को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर मुद्दे हैं कहां। ये इस देश अभी एक और मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। इसमें ये महाशय जी, ये है त्रिपाठी जी। ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जी अब केवल इस देश में 7 करोड़ गरीब रह गए हैं। एक तो ये कि स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, इन तीनों के कार्यकाल में जो गरीबी यानी गरीबी रेखा से नीचे जो गरीब रहे वो 50% के ऊपर रहे। यानी देश में अगर 100 लोग थे अलग अलग समय पर जनसंख्या के लिहाज से, तो आधे गरीब रहे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अभी जो तुरंत का आंकड़ा कहता है, बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा, 5% के आसपास जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है वो है। यानी देश में करीब करीब 7 करोड़ 42 या 52 लाख इतने हैं जो कुल गरीब है। जो सबसे अच्छी बात है कि पहले कैलोरी गिनी जाती थी, पहले दूसरी चीजें थी। आज का जो पैमाना है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का है। उस पैमाने पर ये आंकड़े आए हैं। यानी घर में अच्छी रोशनी है कि नहीं, बच्चा पढ़ने जा रहा है कि नहीं, मां बन रही तो उसको पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, बच्चा जहां जा रहा है पढ़ने के लिए तो स्कूल है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, इन सारे पैमानों पर वो बाहर निकले गरीबी से। भाई साहब, अगर 7 करोड़ गरीब रह गए हैं तो ये 81 करोड़ को भोजन किसको दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान को दिया जा रहा है, या तुम्हारे रिश्तेदारों को दिया जा रहा है, या बांग्लादेश को दिया जा रहा है, या श्रीलंका को दिया जा रहा है? किसे दिया जा रहा है? जब 7 करोड़ रहेगा 7 करोड़ को दो ना। बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोग और ऐसे लोगों को ही एंकर और एंकराइन सपोर्ट करते हैं कि ये, क्योंकि ये बीजेपी चापलूसी करते, सरकार की चापलूसी करते, अपने विचार रखते हैं, उसमें सरकार को मजा आता है। खैर, हमें तो जी जिसमें मजा आता है हम वही करते हैं। हमें सच में मजा आता है, हम सच ही बोलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।